अब हम आते हैं अपने वन शॉट पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है नंबर्स क्वांटिफिकेशन, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है मॉडुलो अर्थमेटिक एंड कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। ठीक है, इसके अंदर हम इस पूरे टॉपिक का बेसिक समझेंगे कि ये मॉडुलो अर्थमेटिक या कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो होता क्या है। बच्चे क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, इनके क्वेश्चन आसान नहीं होते, मैं कहूंगा कि कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन तो आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो, लेकिन बेसिक की जब बात करते हैं ना कि तो डब्बा हो जाता है गोल। ठीक है, बेसिक का तो पता नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली क्वेश्चन आसान होते हैं। तो हम पहले यहाँ पर बेसिक समझेंगे कि मॉडुलो अर्थमेटिक एक्चुअली में होता क्या है और हम इसको यूज कहाँ पर करते हैं। अगर मैं यूजेस की बात करूँ तो आप इसको डेली लाइफ में बहुत यूज करते हो। ठीक है, लगभग हर दिन आप यूज करते हो। कई बार पता होता है कि हम यूज कर रहे हैं, कई बार पता नहीं होता है। तो दोनों तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे कि आपको मॉडुलो अर्थमेटिक को कैसे समझना है, कि मॉडुलो अर्थमेटिक एक्चुअली में होता क्या है और फिर इसको यूज आपको किस तरीके से करना है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे बेसिक एग्जांपल की बात करता हूं, हम दिन में कई बार टाइम देखते हैं। उस टाइम को देखते हुए हम मॉडुलो अर्थमेटिक का यूज कर रहे होते हैं, हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन हम उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कैसे यूज कर रहे होते हैं। अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करूं, दिन की स्टार्टिंग से बात करूं, मतलब रात के 12 बजे से बात करूं, तो अभी जैसे हमारी घड़ी के अंदर 12 बज रहे हैं। ठीक, घड़ी के अंदर 12 बज रहे हैं, ठीक है, आपके 12 नहीं बज रहे हैं, घड़ी के अंदर 12 बज रहे हैं। अब अगर मैं सुबह से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर 1 बजे का टाइम होगा तो मैं एक बोलूंगा। वो एम पी एम में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। एक बोलूंगा, दो बोलूंगा, 3 AM, 4 AM, 5 AM, इस तरीके से हमारी घड़ी चलेगी। दोपहर को हम पहुंच गए 12 बजे पर। ठीक है, दोपहर का 12 बजे का 12 नून का टाइम हो गया। अब 12 के बाद जो नंबर आता है, 12 के बाद जो नंबर आता है वो क्या आता है? 13 आता है, 13 आता है। तो क्या हम इसको 13 बोलते हैं? हम जो हमारा टाइम होता है, अगर मैं इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से बात करूं, तो हम ये 12 के बाद ये नहीं कहते कि 13 बज गए। 12 के बाद हम क्या कहते हैं? 12 के बाद कहते हैं कि हम 1 बज गया। यानी जो 13 है, 13 इज इक्वल टू 1 PM। 13 इज इक्वल टू 1 PM। जब हम आगे 2 पर पहुंचते हैं, इसका मतलब 14 बज गए, यानी 14 आवर्स का टाइम हो रहा है। 14 आवर्स का मतलब हो गया कि वो 2 PM की बात कर रहा है। तो एक्चुअली जो हमारी क्लॉक होती है, ये मोड 12 सिस्टम पर काम करती है। ठीक है, मोड 12 सिस्टम पर काम करती है, क्योंकि हम अपने जो इंडियन सिस्टम है उसके हिसाब से हम 12 बजे के बाद एक का यूज करते हैं, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM। जब मैं इंटरनेशनल क्लॉक की बात करता हूं, तो वहां पर मोड 24 का यूज होता है, क्योंकि वहां पर टाइम आपको आवर्स में दिया होता है। अगर यहाँ पर वो 1 PM की बात कर रहा होगा, तो 1 PM ना लिखकर वो उसको लिखता है 13 आवर्स। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। फिर 2 PM का मतलब हो गया 14 आवर्स। लेकिन यहाँ पर मोड 24 का यूज होने का मतलब है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो इस क्लॉक के अंदर भी 25 के लिए कोई स्कोप नहीं है। 25 के लिए आपको वापस फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप रात को 12 बजे के टाइम पर पहुंच गए। अब मान लो मैं ये कहता हूं कि भाई अब से, अगर मैं रात के 12 बजे के बाद, मैंने रात के 12 बजे टिकट बुक करी फ्लाइट की, और मेरे को उसने टाइम दिया कि भाई जो फ्लाइट है ना आपकी, वो अब से 32 आवर्स के बाद है। तो अब 32 आवर्स के बाद है, यानी कितने टाइम पर मेरे को अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए जाना है। तो अगर मैं 32 को 32 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, एक पार्ट 24 आवर्स का कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे आज की हम बात करें 12 बजे की, तो अब से ठीक 12 बजे के बाद अगले दिन 12 बजे 24 घंटे पूरे हो गए। तो उसके बाद 8 घंटे के बाद ये टाइम होगा, 32 आवर्स कंप्लीट होंगे। यानी सुबह 8 बजे की नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट है। आज रात को मैंने 12 बजे टिकट बुक करी है, तो मेरी फ्लाइट जो है नेक्स्ट डे 8 AM की फ्लाइट है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है आपका इंटरनेशनल के हिसाब से, जहां पर आप मोड 24 यूज करते हो। और जो इंडियन सिस्टम होता है, AM PM वाला जो सिस्टम होता है, उसमें मोड 12 का यूज करते हो। ठीक है, और हम एग्जांपल ले सकते हैं डेज का। हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं? 7। तो अगर हम दिन स्टार्ट करते हैं, हफ्ता स्टार्ट करते हैं मंडे से, तो मंडे से अगर स्टार्ट करें, तो मैं ये कहूँ कि भाई अब से 9 दिन के बाद आपका एग्जाम है। तो 9 दिन के बाद आपका एग्जाम का मतलब क्या हो गया, कि अगर मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो 7 दिन ये हो गए। ठीक है, 7 दिन के बाद जब मैं 9 दिन की बात करूंगा, तो 8वां दिन क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। 9वां दिन क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा।
तो अगर मैं 9 दिन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आपको नेक्स्ट वीक ट्यूसडे ट्यूसडे को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम मोड का यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ में मिल जाएंगे जहां पर आप मोड का यूज करते हैं। ठीक, इसीलिए जब हम मोड की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम एक बात कर रहे हैं एक ऐसे सिस्टम की जिसमें हम इंटीजर्स का यूज करेंगे। यहाँ पर फ्रैक्शन व्रैक्शन का कोई काम नहीं है, जिसमें हम इंटीजर्स का यूज करेंगे। और इंटीजर्स भी क्या होने चाहिए, 0 से लेकर m-1 तक। अभी m-1 क्या बोला है, m-1 है, m है यहाँ पर मोड के साथ जो नंबर लिखा हुआ मैंने 12। अगर मैं मोड 12 की बात करूंगा तो जो वैल्यू आएगी इसकी सॉल्व करने के बाद, मोड 12 को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर m-1 तक ही हो सकती है। यानी इसका जो आंसर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हो सकता है। इससे ज्यादा इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो अर्थमेटिक है हमारा, ये सबसे एक बेस्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया जाता है मॉडुलो अर्थमेटिक में, तो हम इसको क्लॉक अर्थमेटिक भी बोल देते हैं। ठीक, दूसरे तरीके से आप ये समझ लो कि इट इज ए सिस्टम इन विच द नंबर रैप अराउंड आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन वैल्यू एंड दैट नंबर इज कॉल्ड द मॉडुलस। कि एक सर्टेन वैल्यू तक हम पहुंचेंगे, उसके बाद फिर हम वापस स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम मोड 12 की बात कर रहे थे तो इसमें इस घड़ी की बात कर रहे थे तो इसमें क्या है, मोड 12 है। यहाँ पर एक हाईएस्ट जो वैल्यू आपके पास वो 12 है। अगर हम पूरे 24 घंटे की बात करें तो हाईएस्ट वैल्यू वहां पर 24 है। अगर हम डेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मोड 7 काम करता है। ठीक है, मोड 7। 7 दिन के बाद आपको दोबारा वापस मंडे से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक नया दिन नहीं बनाना है, 7 दिन है। ठीक है, ऐसे अगर हम साल की बात करेंगे, साल में 365 दिन होते हैं। 365 के बाद वो नॉन लीप ईयर का पंगा हम छोड़ देते हैं। ठीक है, 365 दिन होते हैं। अगली बार अगला साल जब स्टार्ट होता है तो फिर हम पहले दिन से स्टार्ट कर देंगे, पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, फिर 365 होते हैं। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहां पर रैप अराउंड सिस्टम काम करता है। तो मॉडुलो अर्थमेटिक बेसिकली क्या हो गया, एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसके अंदर हम इंटीजर्स की बात करते हैं और वो इंटीजर्स एक स्पेसिफिक वैल्यू तक ही आप लेके जा सकते हो। उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका उस सिस्टम के अंदर मॉड यूज हो रहा है, आपका आंसर हमेशा उससे कम ही रहेगा, 0 से लेकर m-1 तक ही रहेगा। ठीक है, अभी इसको यूज कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, वो भी हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर हम किसी इंटीजर ए को डिवाइड करते हैं बी से, इसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहूंगा आपकी छोटी क्लासेस। जब आप छोटी क्लासेस में डिवाइड करते थे, जैसे मान लो आपने 7 को डिवाइड किया 3 से, तो हम क्या करते थे यहाँ पर, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आंसर आ गया 1। ऐसे तो नहीं करते थे कि भाई 7 से हमने 7 को डिवाइड किया 3 से, हमने लिखा जी 3 1 जा 3, तो 7 में से 3 गए 4। अगर हम ऐसे करेंगे तो टीचर कहेगा भाई ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आप यहाँ पर नंबर लिख तो रहे हो इससे छोटा, लेकिन इससे जस्ट छोटा होना चाहिए। तो अभी हमारे पास स्कोप है कि हम उस नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम ऐसे करते हैं भाई 3 2 जा 6, तुम्हारा रिमाइंडर आ गया 1। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सिस्टम ठीक है, कौन सा सिस्टम गलत है। तो हमें बताया गया कि भाई यहाँ पर जो नंबर आता है ना, ये वाला नंबर आपका इससे छोटा होना चाहिए। अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो आपका डिवीजन अभी इनकम्प्लीट है, अभी डिवीजन आपका ठीक नहीं है, उसको ठीक कर लो। ठीक है, और यहाँ पर कभी बड़ा नंबर तो खैर इससे हो ही नहीं सकता। तो डिवीजन में हमने छोटी क्लासेस में ये सीखा था। अब इसी चीज को यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, कि कह रहा है कि भाई जो 7 है, इस 7 को आप ऐसे लिख सकते हो, 7 = 3 × 2 में 2 + 1, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखते हैं भाई, यहाँ पर डिविडेंड होता है, ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ा है हमने। यहाँ पर डिवाइजर होता है, यहाँ पर क्वोशिएंट होता है, प्लस रिमाइंडर होता है। तो बस उसी चीज को थोड़ा सा एडवांस तरीके से आपको बताने की कोशिश करा, और कुछ नहीं है, चीज वही है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। ठीक है, पैकेट नया है, चीज वही है। तो गाना ना कि छोटे क्या सा था, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का गाना था ना, कि नए पैकेट में बेचे चीज पुरानी। तो ये काम बिल्कुल वहीं पर हो रहा है, एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में ही काम वही हो रहा है। आगे भी जाके आप पढ़ोगे कांग्रेस मॉडल वगैरह, इस पूरे टॉपिक के अंदर ही काम ही वही हो रहा है। बस चीजों को घुमा फिरा के कहीं पर मिर्च मसाला डाल दिया, कहीं पर एमआरपी चेंज कर दिया, कहीं पर लेबल चेंज कर दिया, काम सारा वही हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ये जो रिमाइंडर आपका आ रहा है ना, ये रिमाइंडर हमेशा आपके डिवाइजर से छोटा आना चाहिए।
तो ये कहता है कि भैया रिमाइंडर आपका डिवाइजर से छोटा आना चाहिए। यहाँ पर इसने मोड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। छोटी क्लासेस में हम मोड का इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि हमें चीज़ें पता ही नहीं थी भैया मोड वोड भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन अब हम चीज़ें सीख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम सिर्फ डिवीजन करते थे पॉजिटिव नंबर्स का। अब यहाँ पर क्योंकि बड़ी क्लास में आ गए हो, कुछ तो एडवांस होना चाहिए ना, यहाँ पर हम डिवीजन नेगेटिव नंबर्स का भी करेंगे और नेगेटिव नंबर से भी करेंगे। तो इसलिए कह रहा है कि जो रिमाइंडर है ना आपका, रिमाइंडर आपका 0 से लेकर मॉड ऑफ बी से छोटा होना चाहिए। ठीक, जो ये बात यहाँ पर हमने समझी थी, जो बात हमने यहाँ पर समझी थी, ये एक्चुअली में उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो वैल्यू है 0 से नीचे नहीं जानी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और जो आपका मोड है उससे आपका वैल्यू कम रहनी चाहिए। तो जो भी हम यहाँ पर डिवाइजर लेंगे, हमारा रिमाइंडर हमेशा इसकी मोड वैल्यू से कम होगा, चाहे नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो। रिमाइंडर हमारा हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, मिनिमम रिमाइंडर हमारा 0 हो सकता है। हालांकि हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम उसमें माइनस का यूज भी करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में आप समझ जाओगे। ठीक है, अब मॉडुलो अर्थमेटिक में क्या करता है ये, इसी चीज को ये कहता है कि भाई मॉडुलो अर्थमेटिक में हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, पैकेट वही है, ओ सॉरी, चीज तो वही है, पैकेट को चेंज कर रहे हैं बस। हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमने 7 को डिवाइड किया। 7 को हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, यानी यहाँ पर मॉड 3 वर्क कर रहा है। 3 एक हाईएस्ट नंबर है, उसके बाद आपको रिपीट करनी होगी डिजिट्स। तो 7 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1। अब क्योंकि ये अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर होता है, यानी यहाँ पर रिमाइंडर में ही डील किया जाता है, तो बेचारा जो क्वोशंट है ना, इसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसकी यहाँ पर ये कोई वैल्यू नहीं है, ये एक तरह से यूजलेस हो जाता है। क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर डिवाइजर, डिविडेंड और रिमाइंडर, ये तीन चीजें चलेंगी। ठीक है, 7 डिविडेंड हो गया, 3 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो मॉड 3 हो गया, और इनका आंसर क्या आया, आंसर का मतलब है कि इनका रिमाइंडर क्या आया, तो रिमाइंडर आ गया इसका 1। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी इसके एग्जाम्पल और करते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए, और इसमें क्या क्या सीन हो सकते हैं कि ए और बी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई नेगेटिव वैल्यू से भी करते हैं और नेगेटिव वैल्यू को भी करते हैं। तो पहले वो चीज समझते हैं कि इसमें 4 केसेस आपके राइज होते हैं अगर आपकी दोनों वैल्यू ही पॉजिटिव हो, डिविडेंड और डिवाइजर। ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर क्या है, डिविडेंड है, और बी यहाँ पर क्या है, डिवाइजर है। तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया भाई, 7 को हमने डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो इसका मतलब आ गया कि भाई ये 7, इसका मतलब आ गया 7 मॉड 3 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर कह रहा है कि ए ग्रेटर देन 0 है, तो ए तो हम 7 ही ले लेते हैं, बी नेगेटिव है, बी ले लेते हैं हम -3। जब -3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, अब 7 को आप डिवाइड कीजिए -3 से। अब -3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास, मान लो मैं इसको 2 से करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 से करता हूँ, पर 3 2 6 आ गया। अब डिवीजन का कंसेप्ट क्या कहता है, डिवीजन का कंसेप्ट ये कहता है कि भाई ये यहाँ जो नंबर आप लिख रहे हो ना, वो इससे छोटा होना चाहिए, तो छोटा भी नंबर है, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 1 तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो कंसेप्ट है डिवीजन का, जब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि भाई 7 के नीचे जो वैल्यू हम लिखते हैं उसमें से हम इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाते नहीं है, अंडरस्टूड। ठीक है, बाय हार्ट हमें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर माइनस होता है, हम लिखते नहीं है क्योंकि हमें छोटी क्लासेस में ऐसे लिखने को बताया ही नहीं गया। भैया ऐसे लिखा गया, भाई 7 लिखो, यहाँ पर जो नंबर छोटा है उसमें से इसको माइनस कर दो। कुछ बच्चे साइन लगा भी देते हैं, कुछ बच्चे, ज्यादातर बच्चे तो लगाते नहीं है, मैं भी नहीं लगाता था। ठीक है, तो लेकिन ये मुझे पता है कि बाय हार्ट मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ जो नीचे नंबर आएगा ना वो माइनस होगा। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जब आप 7 में से -6 कर रहे हो, अब मुझे पता है कि इस नंबर को माइनस करना है, लेकिन ये तो ऑलरेडी माइनस है। तो जब इसको ऑलरेडी माइनस है यहाँ पर और इसको मेरे को माइनस करना है, तो एक्चुअली में ये नंबर प्लस हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, 7 + 6 बन जाएगा, और ये बनेगा 13। तो यहाँ पर होगा 13, लेकिन ये 13 तो इससे बहुत बड़ा है, तो मतलब ये तरीका गलत है। तो सही तरीका क्या है इसका, तो हम यहाँ पर 7 को डिवाइड कर रहे हैं -3 से, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसको -2 से।
ताकि यहाँ पर 6 आ जाए। -3 इंटू -2 +6 आ गया, +6 आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 आ गया, यानी हम लिखेंगे 7 मॉड -3 इज इक्वल्स टू 1। 7 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो भी 1 आएगा, 7 को अगर -3 से डिवाइड करते हो तो भी इसका रिमाइंडर 1 के बराबर ही आएगा। अब चलते हैं तीसरे केस पर। ए अगर लेस देन 0 है तो ए की वैल्यू ले लेते हैं -7 और बी की वैल्यू ले लेते हैं +3। अब -7 को हमने डिवाइड करना है 3 से। अब अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं 3 2 6, तो फिर ये गड़बड़ हो गया, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जो नीचे नंबर लिखा जाएगा ये वाला नंबर ये छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नंबर बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब हमें इसको सही करना है। अब सही करने के लिए क्या करेंगे भाई, -7 से जस्ट छोटा नंबर लेकर आएंगे। तो -7 से अगर मैं बात करूं, छोटा नंबर क्या हो सकता है? -6 नहीं। अगर मैं मान लो आप ये कहो कि सर यहाँ पर -2 कर दो तो यहाँ -6 हो जाएगा, लेकिन अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि -6 भी -7 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब -6 भी नहीं आएगा। -7 से छोटा नंबर होता है -8, 3 की टेबल में नहीं आएगा। -9, 3 की टेबल में ये आ जाएगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 से, -3 से करेंगे ताकि हमारे पास आ जाए -9। ठीक है, अब यहाँ जो नंबर है उसमें से इसको माइनस किया जाता है, तो -7 में से -9 को माइनस करेंगे, यानी ये प्लस हो जाएगा। तो -7 + 9 आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, इससे छोटा ही है, तो इसका मतलब है कि 3 मॉड सॉरी -7 मॉड 3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पर आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो नंबर आ रहा है ये 1 तो इससे बड़ा है, 1 तो इससे बड़ा है। तो डेफिनेशन जो हम पीछे समझी थी हमने डेफिनेशन क्या समझी थी कि हमारा रिमाइंडर मॉड ऑफ -b से छोटा होना चाहिए। तो मॉड ऑफ -b क्या है यहाँ पर? b क्या है यहाँ पर? -3, और -3 की अगर मैं मॉड वैल्यू निकालूंगा तो +3। तो जो 1 वैल्यू आ रही है वो +3 से छोटी होनी चाहिए, -3 से नहीं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर आपने तो यहाँ पर कहा था कि भैया इसकी वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए लेकिन 1 तो इससे बड़ा हो रहा है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो ये गलत नहीं है, ये भी ठीक है। ए की वैल्यू लेस देन 0, बी की वैल्यू लेस देन 0, दोनों नेगेटिव है। तो ए हमने ले लिया जी -7 और बी ले लिया हमने -3। ठीक है जी, -7 को डिवाइड करते हैं -3 से। अब -3 से करेंगे तो यहाँ पर +3 ले लेते हैं, -3 इंटू 3 -9 आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़, क्योंकि यहाँ भी -7 था, यहाँ -9 आपको लाना है, और इसमें से इसको माइनस करोगे रिमाइंडर आ गया 2। तो यानी यहाँ पर बन गया -7 मॉड -3 इज इक्वल्स टू। तो ये 4 केसेस आपके सिलेबस में से कोई भी, मतलब इनमें से कोई भी आपके सिलेबस में आ सकता है। माइनस वाले नंबर भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, प्लस वाले नंबर भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर कह रहा है कि 22 मॉड 4, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर आपको 4 की टेबल अच्छे से आती है तो रिमाइंडर आप खुद ही बता दोगे, भाई रिमाइंडर इसका 2 आएगा सर। ठीक है, नहीं आती है भैया 4 की टेबल, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता तुम्हारा। ठीक है, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, रिमाइंडर आ गया 2। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, -31 मॉड 7, -31 को डिवाइड करो 7 से, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब 7 4 जा 28 करोगे तो -28 करोगे तो इससे छोटा रहेगा, सॉरी इससे बड़ा रहेगा, तो आपको जाना पड़ेगा -5। तो 7 -5 करेंगे मल्टीप्लाई, -35 आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, अगर कुछ कन्फ्यूजन लगती है तो साइन चेंज कर लो आप। ठीक है, यहाँ अगर माइनस है साइन चेंज कर दो, प्लस कर दो, प्लस लिखा है तो माइनस कर दो। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए बस। -31 प्लस में 35 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, यानी इसकी वैल्यू आएगी आपकी +4। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है कि इसका आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, सॉरी अच्छा, हाँ टाइम वाले क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको टाइम वाले भी क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम चलेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। अभी कह रहा है कि व्हाट टाइम विल इट बी आफ्टर 1250 आवर्स इफ द प्रेजेंट टाइम इज 9 PM। अभी का जो टाइम है, अभी का जो टाइम है रात का 9 बजे का टाइम।
अब ये पूछ रहा है कि अब से 1250 आवर्स के बाद टाइम क्या होगा। तो 1250 आवर्स हमें चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ कि भाई अब जो टाइम है आपका 24-24 घंटे, मतलब दिन के हिसाब से चलते हैं क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा आवर्स हैं। तो 24 घंटे के बाद अगली ठीक 24 घंटे के बाद 9 PM का टाइम होगा। फिर ठीक 24 घंटे के बाद 9 PM का टाइम होगा। फिर ठीक 24 घंटे के बाद 9 PM का टाइम होगा। इस तरह से होगा। लेकिन इस तरह से अगर हम करते चलेंगे तो कब तक करेंगे, क्योंकि 1250 है। तो इसलिए हम यहाँ पर मॉड 24 का यूज करेंगे कि हम 24-24 का अगर साइकिल हम लेके चलते हैं तो कितने दिनों के बाद हमारे पास 24 से वैल्यू कम आ जाएगी। यानी हमें निकालना पड़ेगा 1250 को डिवाइड करते हैं हम 24 से। तो 24 की टेबल आएगी तो बहुत बढ़िया, नहीं आएगी तो फिर आपको कर करके देखना पड़ेगा। तो 24 पंजे 120 होते हैं, 24 दूनी 48, रिमाइंडर आ गया 2। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर हम 52 दिन के बाद बात करें, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन 52 आ रहा है ना, वैसे हमें क्वेश्चन का कोई काम नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 24 24 24 24 24 24 ऐसे करते करते हम 52 डेज के बाद जाएंगे तो हमारे पास 2 घंटे एक्स्ट्रा बचेंगे। हमारे पास 2 घंटे एक्स्ट्रा बचेंगे, जो आपका ये रिमाइंडर आ रहा है। यानी हम ये लिखते हैं कि 1215 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू 2 आवर्स। तो जो टाइम आपको दे रखा है 9 PM का, उसमें 2 घंटे आप ऐड कर दो। देयरफॉर टाइम आफ्टर 1250 आवर्स इज 9 + 2, दैट मीन्स 11 PM। ये आपका टाइम, ठीक है। यहाँ पर AM दे रखा होता तो AM कर देते, और PM दे रखा है तो फिर हम PM कर देते। ऐसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, यहाँ पर कहता है कि अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अब से ठीक 500 आवर्स के बाद कितना टाइम होगा। तो फिर 500 का आप निकाल लो इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी। तो 500 को हमने डिवाइड किया 24 से, ठीक है। 24 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 24 दूनी 48, 10 में से 8 गए 2, और ये बचा आपके पास 20, ठीक है। अब 20 को अगर हम इसमें ऐड करते हैं, 500 आवर्स इक्विवेलेंट टू 20 आवर्स। तो 8 AM के अंदर, 8 AM के अंदर मैं इसको 8 आवर्स ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि AM का मतलब आवर्स ही हो गया। 8 आवर्स के अंदर अगर मैं 20 को ऐड करता हूँ तो 28 आवर्स हो गया, ठीक है। 8 AM का मतलब 8 आवर्स हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो होता 1 PM होता तो 13 आवर्स हो जाता वो। तो 8 आवर्स ये हो गया और 20 हमने निकाला तो दोनों को ऐड करा तो 28 आवर्स हो गया। अब जो हमारा डे का फॉर्मेट होता है 24 घंटे तक होता है, तो 24 घंटे अगर मैं इसमें हटा दूं, यानी 28 आवर्स इज इक्वलेंट टू 4 आवर्स। 4 आवर्स कैसे, 24 से अगर आप डिवाइड करोगे 28 को तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 4, ठीक है। रिमाइंडर 4 आ गया। अब 4 घंटे बच रहे हैं, इसका मतलब जो टाइम आएगा, रिक्वायर्ड टाइम आएगा आपका, ये हो जाएगा 4 AM। अगर यहाँ पर सपोज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 की जगह आपके पास वैल्यू आती, मान लो 17 आती, तो फिर आप 17 क्या लिखते, क्योंकि इसने टाइम आपसे AM और PM में पूछा है। अगर ये आवर्स में पूछता तो 17 आवर्स हो जाता, ठीक है, इसका 4 आवर्स हो जाता। लेकिन जब AM में PM में पूछेगा तो 17 का मतलब हो गया कि फिर हम इंडियन अपने सिस्टम पर आएंगे, तो 17 का मतलब हो गया 12 + 5, 12 आवर पूरे हो गए। उसके बाद 5 घंटे का टाइम और है, तो इसका मतलब 17 आवर का मतलब हो जाएगा 5 PM। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। अगर टाइम आपसे AM या PM में पूछा है, ठीक है, यहाँ भी आपसे PM दे रखा था तो AM PM में ही बताना है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 9 में सीधा 2 ऐड कर दिया हमने, 11 हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर भी 2 की जगह यहाँ पर आता मान लो 4, 2 की जगह मान लो यहाँ पर 4 आ जाता,
इस एग्जाम्पल से समझ जाओगे आप अच्छे से कि यहाँ पर मेरे को 9 में अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो 13 हो गया। तो 13 का मतलब तो 1 PM होता है, तो हमारा आंसर तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब ये अपने जो फॉर्मेट है 24 आवर्स का, ये उसको क्रॉस कर रहा हो, जैसे यहाँ पर 9 PM का मतलब है 9, जब ये टाइम आपको दे रखा है 9 PM, इसको अगर हम नंबर ऑफ आवर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये कितने आवर्स हो जाता है, 12 के बाद अगर हम बात करें तो 9 घंटे इसमें और ऐड कर दो, तो ये हो जाता है 21 आवर्स। ठीक है, 21 आवर्स के अंदर आप ये 4 आवर ऐड करते तो ये बनता 25 आवर्स, और 25 आवर्स का मतलब हो जाता 1 AM। ठीक है, तो ऐसे अगर आप कर दोगे गड़बड़ हो जाएगी, 1 PM टाइम निकलेगा, एक्चुअली में टाइम होना चाहिए इसका 1 AM। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके सिस्टम को क्रॉस करके जा रहा है नंबर, तो इसका मतलब है कि आप उसको पहले आवर्स में लिख लो। आवर्स में लिखने के बाद जो भी आपकी यहाँ पर इक्विवेलेंट वैल्यू आई है वो उसमें ऐड करो। ऐड करने के बाद देखो कि वो 24 आवर से नीचे है, ठीक है, या 24 आवर से ज़्यादा है। 24 आवर से अभी भी ज़्यादा आ रहा है तो उसका मोड 24 निकालो, और अगर 24 से कम आ रहा है लेकिन 12 से ज़्यादा आ रहा है तो उसका मोड 12 निकाल दो, ताकि आप अपने आंसर को AM और PM में दे सको। ठीक है, जैसे हम 17 की बात कर रहे थे, 17 मोड 12 अगर हम निकालते तो ये 5 आ जाता, तो हमारा आंसर बन जाएगा 5 PM। तो इस तरह के टाइम वाले क्वेश्चंस में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि AM कब लिखना है, PM कब लिखना है, कब हमें नंबर को एज इट इज लेके चलना है, कब इस नंबर को आवर्स में करके चलना है। तो ये मैंने आपको दोनों तीनों एग्जांपल समझा दी कि कब आपको क्या चीज़ करनी है। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना मुझे, तो आपके डाउट्स को भी दूर करेंगे। अब आती है उसके बाद बारी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो भी जैसे मैंने पहले बताया कि भैया चीज़ वही है। ठीक है, बस पैकेट का रंग बदल दिया गया है, पैकेट का लेबल बदल दिया गया है, पैकेट का MRP बदल दिया गया है, चीज़ सारी वही है। ठीक, अब यहाँ पर ये कहता है, यहाँ पर ये कहता है कि मान लो आपके पास एक नंबर है 24। 24 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। 5 4 जा 20, रिमाइंडर आ गया 4। अब एक नंबर है मेरे पास, एक नंबर है मेरे पास 9। 9 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से। 5 1 जा 5, रिमाइंडर आ गया 4। अब क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही रिमाइंडर के ऊपर चलता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर रिमाइंडर 4 आ रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 4 आ रहा है। छोटी क्लासेस में हमें कंसेप्ट पढ़ते थे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उसके अंदर क्या होता था कि भाई साइड्स और एंगल्स अगर बराबर हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है, मतलब उसकी सारी चीजें सारे पार्ट्स बराबर हैं। तो यहाँ पर हम क्योंकि रिमाइंडर में डील कर रहे हैं, तो ऐसे कोई भी नंबर जिनको एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड किया जाए और उनका रिमाइंडर सेम आ जाए, जैसे 24 और 9, दोनों को मैंने डिवाइड किससे किया, 5 से। ये बाहर वाला जो नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ये सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों नंबरों को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इसका 4 आ रहा है, दैट मीन्स हम ये कहेंगे 24 एंड 9 आर द congruent वैल्यूज। 24 एंड 9 आर द congruent वैल्यूज। और कैसे इसको लिख देंगे, हम लिख देंगे जी 24, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये लगाएंगे, 24 एंड 9 आर कॉन्ग्रुएंट टू विच, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 5। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो डेफिनेशन वेफिनेशन में बाद में जाएंगे, पहले सिंपल तरीके से मतलब समझो कि आप कोई भी ऐसे दो नंबर लोगे, जैसे मान लो मैं 32 को डिवाइड करना चाह रहा हूँ 7 से, क्या आएगा जी, 33 ले लेते हैं इसको, इसका रिमाइंडर भी 4 आएगा, तो 7 चौक 28, 5 आ गया। ठीक है, अगर मैं नंबर लूँ यहाँ पर 19, 7 से डिवाइड करूँ, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 5 आ गया। तो यहाँ पर 19 और 33 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 7 से, उससे रिमाइंडर आप दोनों का आ रहा है सेम। इसका मतलब मैं कहूँगा कि 33 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, सॉरी 19, 33 इज कॉन्ग्रुएंट टू 19 मॉड ऑफ 7। तो ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का मतलब है कि लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर्स एंड एन बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। यहाँ पर यहाँ पर ये वाला जो इंटीजर है ये आपको हमेशा 1 से बढ़ा लेना है। ठीक है, 1 नहीं लेना, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर सबका 0 आना है। तो ए और बी हमारे पास दो इंटीजर हैं। ठीक है,
और n एक इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा है, देन a is said to be congruent to b modulo n. a is congruent to b mod n if n divides the difference of a and b. अगर n इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है, चेक करो, 24 - 9 कितना आएगा, 14 - 9 5 और 1, 15 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5. अगर मैं यहां पर बात करूं 33 और 9 19, 33 में से मैं 19 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 14. 14 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7. यानी इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमेशा इस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और इसी चीज को आप ऐसे लिखते हैं, ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एन. ठीक है, अब इसको लिखने के तरीके यहाँ पर आपको मैंने 3-4 तरीके आपको दे रखे हैं, यहाँ पर लिखने के सब चीजें सेम ही है. अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एन, ऐसे लिखता हूँ. अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि भाई ए माइनस बी कॉन्ग्रेंट टू 0, ठीक है, मैं इसको लेके चल रहा हूँ. मैंने लिखा भाई 24 कॉन्ग्रेंट टू 9 मॉड 5, या फिर मैंने लिखा कि भैया 24 - 9 इज कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉड 5. 14 में से 9 के 5 यानी 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 5. इसका मतलब है 15 को अगर मैं डिवाइड करूंगा ना 5 से तो रिमाइंडर उसका 0 आएगा. अगर मैं लिखूं इसको कि 24 a माइनस बी इज इक्वल्स टू के एन, अगर मैं लिखूं 24 - 9 इज इक्वल्स टू कितने पर डिवाइड होगा, ये वैल्यू आएगी 15. 15 को मैं अगर लिखूंगा तो 5 × 3, 3 × 5. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे यहाँ 15 आ रहा है, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5. जो n है वो हमेशा वहां पर रहेगा, n के साथ कोई ना कोई इंटीजर आ जाएगा. जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है 14, 14 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 14 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 7. तो 7 तो यहाँ पर रहेगा, 7 के साथ कोई ना कोई इंटीजर आ जाएगा जिसको हम k से या लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं. अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिखूँ n डिवाइड्स a माइनस बी, तो यहाँ लिखूंगा मैं 5 डिवाइड्स 24 - 9. तो आप छोटी क्लासेस में ऐसे लिखते होंगे कि भाई कि एक नंबर से इन दोनों नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, तो आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, बातें सब एक जैसी हैं, तरीके सबका कहने का जो मतलब है वो एक जैसा है. लेकिन अब क्योंकि आप कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो पढ़ रहे हो तो आपको लिखने के लिए इन दोनों मेथड का यूज करना है. ठीक है, आई थिंक कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में एक्चुअली हम कर क्या रहे होते हैं. ठीक है, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी कांग्रेस मॉडलों का जो मैं पिछला जो वन शॉट था, पता नहीं रेगुलर वीडियो था, उस पर किन्हीं टीचर का कमेंट आता है, स्टूडेंट का भी नहीं, कुछ एकेडमी वगैरह लिखा हुआ तो कोई टीचर ही होंगे. टीचर का कमेंट आता है कि सर आप जब ये पढ़ा रहे हैं कि कांग्रेस मॉडलो ग्रेटर देन 1, ये तो ठीक है, लेकिन आप जब रिमाइंडर यहाँ पर लिख रहे हैं, आई थिंक वो कौन सा क्वेश्चन था, जैसे यही एग्जाम्पल आप मान लो, ठीक है, ये एग्जाम्पल मान लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 5. इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, क्योंकि 9 और 4 भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है 5 के साथ. ठीक है, क्योंकि 9 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से, रिमाइंडर 4 आएगा, 4 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से, रिमाइंडर 4 आएगा. तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो उनका कहना यही था कि जरा आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, ये तरीका तो गलत है, ये तरीका सही है. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन शायद उन्होंने सही से पढ़ी नहीं थी कि कॉन्ग्रुएंस एक्चुअली में क्या है. यहाँ पर आपको हमेशा रिमाइंडर नहीं लिखना होता है, यहाँ पर दो कॉन्ग्रुएंट वैल्यू लिखनी होती है. हाँ, आप ये कह सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हैं, इसको आगे आगे हम सॉल्व करते जाते हैं, सॉल्व करके फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं. लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे स्टेटमेंट लिखी हुई है तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. तो आपको ये देखना है कि जो दोनों वैल्यू आप लिख रहे हो यहाँ पर, ये दोनों वैल्यू जो आप लिख रहे हो यहाँ पर, ये दोनों को 5 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपका सेम आना चाहिए. यानी मोड ऑफ एन जो भी होगा उस नंबर से ए और बी कंप्लीटली डिवाइड होने, ए और बी डिवाइड जब होंगे तो उनका रिमाइंडर हमेशा सेम आएगा. या आप ये कह सकते हो कि उनका जो डिफरेंस आएगा वो कंप्लीटली एन से डिवाइड हो जाएगा. अब यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं. तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है
उस प्रॉपर्टी में कहता है कि भाई ए प्लस बी मॉड एन अगर है, तो आप इसको ए मॉड एन प्लस बी मॉड एन लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो हम कहें कि भाई 7 प्लस में 3 मॉड, मॉड कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पर 2 ही हो, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो मॉड 2 है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 7 प्लस 3 मॉड, हाँ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 मॉड 2 प्लस 3 मॉड 2। आप ऐसे इनको अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग है तो आप उसको इकट्ठा भी कर सकते हो। दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन है, तो आप उसके अंदर कुछ ऐड भी कर दोगे तो भी वो मॉड एन के कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो हम कहें कि भाई 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 2। अगर मैं इन दोनों के अंदर कुछ नंबर ऐड कर दूं, मान लो मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों के अंदर मैंने 5 ऐड कर दिया, तो 7 प्लस 5 कॉन्ग्रुएंट टू 3 प्लस 5, तो भी ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट ही रहेगी। यहाँ पर 2 ही रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं ऐड कर देना। ठीक है, ऐड करना है सिर्फ ए और बी में। 7 और 5 12, 5 और 3 8, और देखो 12 में से 8 गए 4, 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, मतलब या तो आप ये कह सकते हो कि भाई कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर जीरो आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर जीरो ही आएगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें कहता है कि भाई ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन है, सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एन है, तो आप उन दोनों को ऐड कर सकते हो। ठीक, अगर मैंने लिखा कि भाई 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 2, और एक लिखा मैंने कि भाई 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 2, तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ, 7 प्लस 5 और यहाँ से 3 प्लस 3। 7 प्लस 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 प्लस 3 मॉड 2। तो यहाँ से आप चेक करोगे 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड 2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, सेम बिल्कुल डिट्टो एज इट इज मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है। बस आप यहाँ से प्लस के साइन हटा दो, प्लस के साइन हटा के मल्टीप्लाई के साइन लगा दोगे, तो सेम प्रॉपर्टीज ही आपको यहाँ पर यूज करनी है। तो इसको मेरे ख्याल यहाँ पर करने की जरूरत है नहीं, बस आपको साइन चेंज करना है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट वाली बहुत काम की प्रॉपर्टी है, बहुत से क्वेश्चन आपको इसी से ही करने पड़ेंगे। ये कह रहा है कि अगर आपके पास ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन है, अगर आप उसकी कुछ पावर करते हो तो भी ये स्टेटमेंट ठीक रहेगी। तो जैसे हम लेके चल रहे थे भाई 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 2, तो अगर मैं यहाँ पर 7 की पावर 3 कर दूं और यहाँ भी मैं 3 की पावर 3 कर दूं, तब भी ये स्टेटमेंट मेरी करेक्ट होगी। चेक करो, 7 की पावर 3 होता है 3 4 3, ये होता है 27। 3 4 3 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 27 को डिवाइड करूंगा 2 से, रिमाइंडर 1 आएगा। या आप ये कह सकते हो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चंस में यूज करनी है, स्पेशली जो एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी थी, इसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। ठीक है, और जितने भी स्लाइड में यहाँ पर करा रहा हूँ, इनके स्क्रीनशॉट्स भी आप ले लो। एक बार मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई अगर रह गया हो तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। कई बार क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल जाता हूँ कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बच्चों को टाइम देना है। ठीक है, सेकंड वाली स्लाइड होगी। नेक्स्ट, 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 ये होमवर्क है आपका। ये -114 है, ध्यान रखना। नेक्स्ट। अब इनके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है उनको करते हैं। क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मॉड 11 टू विच 282 इज कॉन्ग्रुएंट। आपसे कह रहा है कि भाई इसमें से, ये सीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट ईयर आया था, 3 7 9 और 17, इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 282 के साथ कॉन्ग्रुएंट है फॉर मॉड 11। यानी 282 और जो नंबर आपको चाहिए उन दोनों का डिफरेंस 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए, बस ये देख लो। तो अब स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास 3 है।
तो देखो आप 282 में से अगर मैं 3 को माइनस करता हूँ तो 12 में से 3 गए 9 और 7 और 1। अब ये चेक कर लो कि क्या ये नंबर 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप देखोगे कि भाई ये 11 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको पता है तो इजीली पता लगा लोगे, नहीं तो डिवाइड करके पता लगाना पड़ेगा। दूसरा नंबर है 7। 282 में से अगर 7 को मैं माइनस करता हूँ तो 12 में से 7 गए 5, 7 और 2। अब ये नंबर अगर आप चेक करके देखोगे तो ये 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो इसका मतलब यही मेरा आंसर है। ठीक है। इवेलुएट दिस प्लस दिस मोड 12। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इन दोनों को प्लस कर लो या इन दोनों को अलग अलग मोड निकाल के बाद में प्लस कर दो। तो इसको मैं डायरेक्ट ही करा रहा हूँ क्योंकि प्लस में नंबर है, ज़्यादा ज़्यादा नंबर भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। 7 5 12, 9 और 3 12 और 1 13, 9 10 और 1 11। इसका मोड 12 आपको निकालना है, यानी 11332 को 12 से मुझे डिवाइड करना है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 ने में 108, 13 में से 8 गए 5, 12 चौक 48, रिमाइंडर बच गया 4। यानी 1132 मोड 12 की जो वैल्यू है ये बराबर है 4। ठीक है। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, आप 137 मोड 12 निकाल लो, 995 मोड 12 निकाल लो, उन दोनों के जो रिमाइंडर आएंगे उनको आपस में ऐड कर दो। यहाँ पर हमको प्रॉपर्टी से ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? या इतने बड़े नंबर की मल्टीप्लिकेशन मेरे बस की तो है नहीं, आपके बस की भी मेरे ख्याल से नहीं है कि हम इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करें। उससे बढ़िया करें क्वेश्चन को छोड़ दो सर, कोई फायदा नहीं करने का, इतना बड़ा मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। तो यहीं पर ही हमें प्रॉपर्टीज काम आती है। तो प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर ऐसे आपको अलग अलग नंबर दे रखे हैं तो आप उन सबका मोड अलग अलग करके निकाल सकते हो। ठीक है, आप 127 मोड 7 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, आप 137 मोड 7 की वैल्यू निकाल लो। आप 23 मोड 7 की निकाल लो। 50 मोड 7 की वैल्यू निकाल लो। 235 मोड 7 और 15 मोड 7। अब क्या होगा कि आपको सबको अलग अलग डिवाइड करना है तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अगर मैं 127 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 1 जा 7, 12 में 7 के बचेंगे 5, 57 हो गया, 7 8 जा 56 होते हैं। तो रिमाइंडर यहाँ से 1 बच रहा है। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे लिखते हैं, रिमाइंडर यहाँ पर 1 बच रहा है। 137 को करते हैं तो वही 7 कम 7, 13 में 7 गया 6, 67 हो गया। 67 को करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 7 9 जा 63, 4 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ करते हैं 7 या 21, 2 रिमाइंडर बचेगा। 7 7 49, 1 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ करते हैं 7 या 21, 2 बचेंगे, 25 आ जाएगा। 7 या 21 बचे 4 बचेंगे। 7 दूनी 14, 1 बचेगा। अब वापस इन सब नंबर को इकट्ठा कर दो। अब नंबर छोटे छोटे हो गए। 1 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया और फिर एक 1 हो रहा है लास्ट में। मोड 7 कर दो इसका। 4 दूनी 8, 8 चौक 32। अब 32 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर बच गया। फाइंड द लास्ट टू डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट दिस। अभी कह रहा है कि इस नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी ना वो क्या होगी। अब लास्ट की 2 डिजिट निकालने के लिए आपको मोड 100 निकालना होता है। आप कहोगे सर मोड 100 क्यों निकालना होता है? मोड का जो कंसेप्ट हमने उसमें पढ़ा था ना कि भाई इसमें मोड 100 के हिसाब से अगर आप निकालोगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा आपका वो इससे एक इंटीजर कम आएगा, मतलब 99 तक आ सकता है। 0 से 99 तक आ सकता है। तो 99 ही हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर होता है।
और अगर हमारे पास सिंगल डिजिट में आ गया, जैसे 1 आ गया, तो हम उसको 0 1 करके 2 डिजिट में लिख सकते हैं। तो हमें इसका मॉड 100 निकालना है। तो हम निकालेंगे भाई 2 3 4 5 इंटू 6 7 8 9 मॉड 100। तो आप इसको अलग अलग कर लो। 2 3 4 5 मॉड 100, 6 7 8 9 मॉड 100। अगर 2 3 4 5 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं वो आपका रिमाइंडर बन जाती है। यहाँ पर 89 हो गया। अब 45 और 89 दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। और 45 और 89 को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 45 को मल्टीप्लाई कर लो आप 89 से, या तो आप इसको 89 से ही मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या आप इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज कर सकते हो भाई, 90 - 1 कर दो, इजी हो जाएगा। ठीक है, 45 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 36 और 4 = 40, -45, 10 में से 5, 4 में से 4, 0 0 और 4, ये बची। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, आना वही है। ठीक है, आना तो वही है, तो आ जाएगा 4005। और 100 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट की जो 2 डिजिट बचेंगी वो आपका आंसर आएगा 05। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट आ गई आपके पास। अब इसमें आपको मैं इसकी एक अप्रोच और बताता हूँ। उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी छोटी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जिसको ऐसे समझ में आ रहा है ऐसे ही करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये वाला स्टेप से देखो। ये 2 3 4 5 मॉड 100 आपने कर लिया, 6 7 8 9 मॉड 100 आपको करना है। तो यहाँ तो ठीक है, कोई नहीं, 45 लिख दो आप। अब इसको देखो, 6 7 8 9 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। 600 पे गया और 600 आ गया यहाँ पर। अब जो ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड कैसे है कि मैं इसको 100 को मल्टीप्लाई करूँ 7 से, तो मेरे पास ये 89 आ जाए। ठीक है, तो आपके पास ये 89 आ गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे यूज मत करो इसको, आप इसको ऐसे करो। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये 800 के काफी क्लोज है। जब ये क्लोज वैल्यू हो तब यहाँ पर ये मेथड यूज करोगे तो यूजफुल रहेगा। ये 800 के काफी क्लोज है, तो यहाँ पर मैं 8 ले लेता हूँ, तो ये हो गया 800। अब इसमें से हम इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करने का मतलब है कि ये नंबर आपका बड़ा हो गया, इस नंबर ये नंबर बड़ा हो गया, तो साइन आपका माइनस में आएगा, किस में आएगा, -11। आप कहोगे सर रिमाइंडर तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अभी हम आंसर पे तो नहीं पहुंचे ना, ये तो अभी प्रोसेस है। तो प्रोसेस में आप माइनस वाले नंबर का यूज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं ऐसे लिखने के बजाय मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -11 मॉड 100। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 45 इंटू -11 मॉड 100। तो यहाँ पर जो मुझे मल्टीप्लाई करने में टाइम लगा, ये चीज मुझे करने में जो टाइम लगा, वो मेरा यहाँ पर सेव हो गया, क्योंकि आई थिंक 11 की टेबल तो सभी को आती होगी है ना। 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 44 और 5 = 49, -495। -495 को अगर आप डिवाइड करोगे 100 से, तो इसके बाद की जो वैल्यू है आपको कौन सी मिलेगी। 100 को अगर मेरे को करना है तो -5 पे जाऊंगा, कंसेप्ट हमने समझ ही लिया अच्छे से। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 5। ठीक है, रिमाइंडर 5 का मतलब हो गया 2 डिजिट में लिखना है तो 05। तो जैसे आपको समझ में आता है ऐसे समझ में आता है ऐसे करो, ऐसे समझ में आता है ऐसे करो। ठीक है, मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, दोनों तरीके आपको दे दिए हैं जो आप यूज कर सकते हो। 5 की पावर 6 मॉड 4। अभी जो पावर वाले क्वेश्चन हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से ही आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो हमें क्या करना है, 5 की पावर 6 को सॉल्व करना है और उसका मॉड 4 निकालना है।
और 5 की पावर 6 को अगर हम सॉल्व करने बैठे तो भैया काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, तो फिर प्रॉपर्टी हमारे किस काम की भैया? तो प्रॉपर्टी को तो यूज़ करो। अब प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करना है? आपको देखना है कि 5 की जो पावर्स हैं, ठीक है? स्टार्टिंग की 3-4 पावर देख लो। स्टार्टिंग की 3-4 पावर देख लो कि भैया आप अगर इनको सॉल्व करते हो, तो ऐसा कौन-सा नंबर है जिनको सॉल्व करने पर, डिवाइड करने पर किससे? 4 से। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको 1 मिल रहा है। रिमाइंडर आपको 1 मिल रहा है। इसको सॉल्व करने से रिमाइंडर मुझे 1 मिल रहा है। ठीक है? इंटरेस्टिंग यहाँ पर इस क्वेश्चन में है कि इसको सॉल्व करोगे तो भी रिमाइंडर 1 मिलेगा, इसको करोगे तो भी रिमाइंडर 1 मिलेगा, इसको करोगे तो भी रिमाइंडर 1 मिलेगा। ठीक है? तो ये कोई एक्सेप्शनल केसेस हो गए तो बात अलग है। लेकिन अगर आप देखोगे भाई 5 की पावर 1 से मुझे रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो आगे आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। आप 5 की पावर 1 को लिखो, 5 की पावर 1 को, कि इसको अगर अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो मेरे पास रिमाइंडर इसका 1 आ रहा है। आपको कोशिश करनी है कि रिमाइंडर आप 1 ले आओ या -1 ले आओ। सबसे बढ़िया होता है 1 या -1। अगर ये रिमाइंडर आपका आ गया तो समझो कि क्वेश्चन आपका खत्म, सॉल्व है आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर मेरे को 5 की पावर चाहिए कितनी? 6। तो 5 की पावर 1 को मैं पावर कर दूं 6। अब जो पावर मैं इधर करूंगा वही पावर मेरे को यहाँ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पावर दोनों तरफ सेम ही तरीके से आप बढ़ाओगे। मॉड 4। तो ये हो गया 5 की पावर 6, और 1 की पावर 6 को सॉल्व करोगे तो 1 आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 की पावर 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। तो हमारा जो आंसर है 5 की पावर 6 मॉड 4 की जो वैल्यू आ रही है, ये आ गई 1। और समझते हैं। देखो कह रहा फाइंड द यूनिट डिजिट इन 7 रेज टू पावर 295। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन। इस 7 की पावर 295 को अगर आप उसकी यूनिट डिजिट निकालना चाहते हो तो क्या होगी? अब यूनिट डिजिट निकालने का मतलब है कि आपको इसका मॉड 10 निकालना है, क्योंकि 10 से छोटी जितनी भी डिजिट है वो सारी यूनिट डिजिट होती है। तो हमें इसका मॉड 10 निकालना है। 7 की पावर 295 का मॉड 10 निकालना है। अब यहां पर देखो 7 की पावर अगर मैं 1 लेता हूं तो 7 हो गया। 7 की पावर 2 लेता हूँ 49 हो गया। इनको अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ, 10 से अगर मैं डिवाइड करूँ इसको, तो रिमाइंडर मुझे 7 मिलेगा। यहाँ पर 10 से मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मुझे 9 मिलेगा। लेकिन 9 आ गया तो आपका काम समझ लो हो गया, आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसमें अगर मैं माइनस वाली अप्रोच यूज़ कर अगर मैं माइनस वाली अप्रोच यूज़ कर दूँ, मैं 49 को ऐसे कर दूँ भाई, 49 को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ 10 से, तो मैं कर दूँ 10 5 जा 50। और 49 में से इसको माइनस करोगे तो ये नंबर बड़ा है, तो इसलिए आंसर आ गया आपका -1। ठीक है? प्रोसेस में माइनस को आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूं कि भाई 7 की पावर 2 से मैं स्टार्ट करता हूं, 49 आ गया, इससे रिमाइंडर मुझे मिल रहा है -1। अब ये देखो कि आपको कहां तक पावर लेके जानी है, 295 तक। तो यहां पर ऑलरेडी पावर 2 है, तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करो कि आप इसके क्लोज पहुंच जाओ? पूरा पूरा तो जाएगा नहीं। तो अगर मैं 7 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 147 से, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 और 2 1 जा 2, तो 294 तक आ जाऊंगा मैं। तो जो पावर आपने यहाँ करी है वही पावर आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 7 की पावर 294। ये हो जाएगा -1, क्योंकि पावर यहाँ पर आपको ऑड दे रखी है। अब आपको कितनी चाहिए? पावर चाहिए आपको 295। तो जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो मुझे पता है कि भाई 7 की पावर 294 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 7 की पावर 1 से, तो इन दोनों की पावर ऐड होके 295 बन जाएगी। अब जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई किया गया वही नंबर यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 7 की पावर 295 कॉन्ग्रुएंट टू -7 मॉड 10।
यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ना है, अभी माइनस में रिमाइंडर, अभी माइनस में, इसको पॉजिटिव करना है। तो -7 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा आपका 3। सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 - 7 3, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, पीछे भी जैसे रिमाइंडर था हमारा, माइनस वाला हमने कहाँ यूज़ किया था, ये आया था ना हमारे पास। तो यहाँ पर 100 में से तो आप इसको नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, क्योंकि बड़ा है, तो 100 का मल्टीपल हो गया 500, 500 में से इसको माइनस कर दो, 5 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 12 raised to power 12, ये भी सीबीएसई एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो यूनिट डिजिट यहाँ भी आपसे पूछ रहा है, यानी यहाँ भी आपको मोड 10 निकालना है। तो मोड 10 निकालना है तो आप देखो कि भाई 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 4 2 की पावर 2 4 होता है। अब क्योंकि इसमें इसका मोड 10 निकालना है, तो यहाँ पर आपको कभी भी 1 तो मिलेगा ही नहीं। किसी भी इवन नंबर को किसी दूसरे इवन नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको कभी भी 1 मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर 1 नहीं मिलेगा तो फिर आप सोचो कि 2 कैसे लाया जाए, 2 लाया जाए या -2 लाया जाए। तो भैया 2 तो आपका यहीं से आ गया ना, अगर आप 2 को डिवाइड करोगे 10 से, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी छोटा है, तो 2 ही आ जाएगा। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ इसे कि भाई 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 10, सॉरी 12, यहाँ पर भी 12 ही करना आपको। तो 12 की पावर 1 12 होता है, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 12 की पावर 2 144 होता है, इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो 4 आएगा। तो छोटा मेरे पास 2 ही आ गया, 2 से छोटा आने की कोई चांसेस है ही नहीं, तो इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। तो 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 10। अब 2 की पावर, अब 12 की पावर चाहिए आपको 12 तक, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको 12 की पावर मैं 4 कर लेता हूँ। 4 भी कर सकते हो आप, 3 भी कर सकते हो आप, 6 भी कर सकते हो, जो आपको आसान लगे। तो 12 की 2 की पावर 4 होता है 16। अब 16 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि 16 बड़ा नंबर हो गया इससे, तो 16 को डिवाइड करता हूँ 10 से तो 6 बचेगा। तो यानी यहाँ से हम ये पहुंच गए कि भाई 12 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 10 होता है। अब यहाँ पर पावर मुझे कितनी चाहिए 12, तो 12 की पावर 4 की पावर मैं कर दूं 3 और, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 6 की पावर 3, 6 की पावर 3, यहाँ हो जाएगा 12 की पावर 12, ये हो जाएगा 216, और 216 को अगर आप डिवाइड करते हो 10 से तो इसका जो रिमाइंडर है ये आ जाएगा 6। तो इसकी जो यूनिट डिजिट है आपकी, यूनिट डिजिट ऑफ 12 raised to power 12 इज 6। अब ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे कि क्या इसका आंसर आएगा। अब देखिए दूसरी टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब कहता है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। यहाँ पर एक्स किस किस वैल्यू के बराबर होगा जो 12 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगी अगर उसका मॉड 5 निकाला जाए। तो अब जो इसमें जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन क्या होता है, अगर हम इन दोनों नंबर्स को लेते हैं, डेफिनेशन में क्या कह रहा था भाई, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, बी मॉड एन है, तो इसका मतलब है कि a - 5 इज डिविजिबल बाय एन, ये है। या ये कह सकते हो कि एन डिवाइड्स a - b, बात दोनों सेम ही है। अगर ये ऐसे लिख रहा है, इसका मतलब हो गया कि जो x - 12 डिवाइड्स डिविजिबल बाय 5 हो गया। यानी हम ये लिख सकते हैं कि भाई x - 12 इज इक्वल्स टू 5k, वेयर k इज एनी इंटीजर। ठीक है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और वो 5 × 1 होगा या 5 × 2 होगा या 5 × 3 होगा, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो उसको हमने डिनोट कर दिया k से। अब वैल्यू x की निकालनी है तो इस 12 को उधर ले जाओ, ये आ गया 12 + 5k। अब क्योंकि k इंटीजर्स है तो बारी बारी से आपको k की वैल्यू रखनी है, उस k की वैल्यू रखकर अपने आंसर्स आप निकालना है। ठीक है, इफ k इक्वल्स टू
इफ k इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 12 प्लस 5 इंटू 0, सॉल्व करेंगे 12 ही रहेगा ये। अगर k की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 5 इंटू 1, 17। k की वैल्यू अगर 2 है, तो x आ जाएगा 12 प्लस 5 इंटू 2, 22। माइनस वाली वैल्यू दिखा दो एक आध, -1। 12 प्लस 5 इंटू -1, 7। -2 अगर है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डिटेल में ऐसा करो पूरा। तो आपका जो आंसर है वो क्या बना, जो -2 वाली वैल्यू थी उससे मिल रहा है आपको 2, ठीक है, इससे मिल रहा है 7, फिर 0 वाली वैल्यू लो 12, फिर 17, फिर 22। इस तरह से आगे भी बहुत सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो, इस साइड भी आप बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अभी सेट ऑफ इंटीजर्स बोल रहा था तो ब्रेसेस लगाकर अपने आंसर को छोड़ना। ठीक है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहता है कि भाई 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod 7। पिछले क्वेश्चन में x यहाँ था, इस क्वेश्चन में x यहाँ है। ठीक है, तो जो हर वैरायटी का क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा, बस आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ये नहीं कि भाई वीडियो देखा और काम हो गया खत्म, देखने के साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आपका काम बढ़िया बन जाएगा। तो अब यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट यूज करेंगे भाई, 100 माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 डिवाइड्स 100 माइनस एक्स, जैसे मर्जी आप लिखना चाहो। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7k, वेयर k इज एनी इंटीजर। अब x की वैल्यू निकालनी है, x को उधर ले जाओ, k को उधर लाओ, तो x की वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस में 7k। फिर वैसे ही करना है आपको, k की जगह बारी बारी से, पहले स्टार्टिंग में माइनस से स्टार्ट कर देते हैं इस बार। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100, 7 -2, तो 100 माइनस 14, 86 हो जाएगा। अगर k की वैल्यू लेते हैं -1, 100, 7 इंटू -1, 91 हो गया। k को अगर हम 2 लेते हैं, जीरो, -2 -1, पहले जीरो ले लेते हैं, बारी बारी से चलते हैं, तो हो जाएगा 100। k को ले लेते हैं 1, 100 प्लस 7 इंटू 1, k को ले लेते हैं 2, 100 प्लस 7 इंटू 2, ये हो गया। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज क्या आ गई, 86, 91, 100, 107, 1114, डैश 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 डैश, इधर भी और इधर भी, जब तक यहाँ पर आपको कोई लिमिट ना दे रखी हो। जैसे अब यहाँ पर कह रहा है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, तो अभी हमने लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो ये तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अगर ये वर्ड नहीं दिया हुआ होता तो फिर हम ऐसे करते, लेकिन जब ये लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्या करो, आप ये सारा काम ना करो। ठीक है, आप ये सारा काम ना करो, थोड़ा सा सोचो कि भाई के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि हमारे पास ये जो वैल्यू है आपके पास, वो एक्स की आपके पास एक लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, ये वाली वैल्यू आपके पास एक मिनिमम वैल्यू आ जाए। यानी इसी सीरीज में अगर हम आगे बढ़ते जाएं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं, तो वही मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आपको रखनी है नेगेटिव वैल्यू, ओ सॉरी पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू आपके आंसर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने बोला आपसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर के की वैल्यू हमें कुछ नेगेटिव लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये 100 है, 100 में से यहाँ पर कुछ नेगेटिव आएगा तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू जो है वो छोटी से छोटी आएगी। तो जैसे आपने एक्स की वैल्यू रख ली, सॉरी के की वैल्यू रख ली, आ, मान लो आपने 10 रख ली। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, अगर आप कोई वैल्यू रख के आप फाइनल आंसर पे नहीं भी पहुंचते तो कोई दिक्कत नहीं है। के की वैल्यू आपने -10 रख ली, तो हमने देखा भाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी 100, 7 इंटू -10, यानी 100 माइनस 70, तो 30 हो गया। लेकिन अभी और छोटा होने की गुंजाइश है। तो अगर आपको टेबल अच्छे से आती है तो एक बार में आप पता लगा लोगे कि अगर मैं के की जगह रख देता -14, तो एक्स हो जाता 100, 7 -14,
तो हो जाएगा 100 माइनस 98, ये हो जाएगा 2। अब 2 से छोटा अगर आप जाओगे तो -5 आ जाएगा, इसलिए हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, वो बनेगी 2। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अगर ये क्वेश्चन में स्पेसिफिक है ये, तो आप ये वाला पोर्शन करेंगे। अगर ये नहीं दे रखा पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो, तो फिर आप इस तरह से सारी वैल्यूज निकाल देंगे, ठीक है, और उसको ब्रेसेस लगाकर सेट से रिप्रेजेंट कर देंगे। तीसरी जो टाइप आती है इसमें, यहाँ पर वैल्यू जो है मॉड के साथ में, ठीक है, यहाँ पर एक्स था वो हमने कर लिया, यहाँ पर एक्स था वो हमने कर लिया, यहाँ पर एन है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर हमें पता है कि बाय डेफिनेशन कि जो n है, n डिवाइड्स 48 माइनस 12, यानी n डिवाइड कर रहा है किस किस को? इनको माइनस करो, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गए 3, n 36 को डिवाइड कर रहा है। तो आपको वो सारे नंबर लिख लेने हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू दें, n की वैल्यू दें हम यहाँ पर, अब सबसे पहली वैल्यू आपकी, आप सोचोगे सर 1 से डिवाइड हो जाएगा 36, लेकिन डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n होता है, तो जो n है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आप 1 को यूज नहीं कर सकते, तो आपको यूज करना पड़ेगा 2। 2 से 36 डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से तो नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, और 12 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा, 36 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर हो गए, कितने हो गए? 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हो गए। आपको अगर ये पता लगाना है कि कोई नंबर मेरा मिस तो नहीं हो गया, तो उसमें आप नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड कर सकते हो। नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे फाइंड करा जाता है? देखो, जो 36 आपके पास नंबर है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लो। प्राइम फैक्टर में ये आएगा 4 नेम 36, यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 9 ये हो गया, और 4 ये हो गया। तो जो प्राइम नंबर की पावर आती है ना, इनमें एक ऐड करो, तो 2 + 1, 2 + 1, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, 9 हो गया। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो टोटल 9 बनेंगे, लेकिन हम यहाँ पर 1 को यूज नहीं करते हैं, 1 को हम लिखते नहीं है, इसलिए कम कर देना, तो 9 - 1 8। तो इसके 8 फैक्टर्स बनने चाहिए, 8 नंबर ऐसे होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि कंप्लीटली 36 को डिवाइड करते हैं। तो जब आपको n निकालना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। फाइंड द यूनिट डिजिट इन दिस। अब यहाँ पर देखो, ये 111 फैक्टोरियल है, ये 111 की पावर 111। अब इसकी आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। तो पहले अगर मैं फैक्टोरियल वाले की बात करूँ कि यूनिट डिजिट ऑफ 111 फैक्टोरियल, और मैं कहूँ कि भाई इसका जो आंसर है वो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? जब भी 5 फैक्टोरियल हो या उससे ज़्यादा कोई भी नंबर हो, देखिए फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है कि फैक्टोरियल का मतलब होता है भाई इन नंबर्स को कंटिन्यू प्रोडक्ट करके सॉल्व करो, 5 चौक 20, 3 7 दूनी 120, इसके जो लास्ट में डिजिट है वो 0 है। अगर मैं यहाँ पर 6 फैक्टोरियल भी निकालूं, 6 फैक्टोरियल निकालना चाहूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, मतलब ये हो गया। अगर मैं 7 फैक्टोरियल निकालूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो 7 इंटू में 720। तो यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है मेरी 0, ये 0 यहाँ पर हमेशा रहेगी रहेगी, चाहे आप 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना भी फैक्टोरियल निकाल लो, 5 फैक्टोरियल हो या उससे ज़्यादा हो, तो उसकी लास्ट डिजिट हमेशा 0 ही आनी है। अब बचा आपके पास ये, अब इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, मतलब इसका मॉड 10 निकाल लेना है। तो अब यहाँ पर बेस क्या है आपके पास? 111। तो 111 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे? 10 से, तो रिमाइंडर बचेगा 1। 111 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 से, तो रिमाइंडर बचेगा 1। रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर पावर कितनी चाहिए आपको? 111। पावर 111 कर दो, ये भी 111, तो 11 की पावर ये आ गया, ये आपके पास, और 111 की पावर 111, ये यहाँ पर 1 ही रहेगा, यानी इसकी जो लास्ट डिजिट है
यूनिट डिजिट बोलो, ये आएगी वन। तो इसकी यूनिट डिजिट जीरो थी, इसकी यूनिट डिजिट वन है, तो यूनिट डिजिट ऑफ ट्रिपल वन फैक्टोरियल प्लस ट्रिपल वन की पावर ट्रिपल वन इज इक्वल्स टू जीरो प्लस वन। आंसर आ गया आपका वन। देर आर 81 बॉक्सेज विद 21 आर्टिकल इन ईच। हमारे पास क्या है, 81 बॉक्सेज हैं और 21 आर्टिकल्स उसके अंदर है। तो यहां से हम पहले क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल निकाल लेते हैं कि टोटल आर्टिकल कितने होंगे। 81 इंटू में 21, उसको मल्टीप्लाई करेंगे वन, आठ और दो दस, आठ दूनी 16 और एक 17। कितने आर्टिकल हमारे पास है, 1701। अब कह रहा है कि व्हेन वी रीअरेंज ऑल द आर्टिकल्स सो दैट ईच बॉक्स हैज 5 आर्टिकल्स, हाउ मेनी आर्टिकल्स विल बी लेफ्ट आउट विदाउट ए बॉक्स। अब हमें इन आर्टिकल्स को कुछ बॉक्सेस के अंदर रखना है, उस बॉक्स में, एक बॉक्स में आप 5 आर्टिकल रख सकते हो, यानी वहां पर मोड 5 काम कर रहा है। एक बॉक्स में आपने 5 आर्टिकल रख दिए, छठा रखने के लिए आपको नेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ठीक है, यानी वहां पर फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 रखेंगे, फिर नेक्स्ट बॉक्स चाहिए, फिर 1 2 3 4 5 रखेंगे, यानी आपको मोड 5 चाहिए। तो इसकी मोड 5 वैल्यू निकाल लो क्या है। तो 1701 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, वन बचेगा, उसके आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वन रिमाइंडर आ गया, यानी 1701 मोड 5, ये बचता है आपके पास वन। यानी अगर हम 340 बॉक्स लेंगे, क्योंकि इसको आगे सॉल्व करने के लिए मुझे जीरो लगानी पड़ेगी, 340 बॉक्स में 5 5 आर्टिकल रख देंगे, उसके बाद एक आर्टिकल ऐसा होगा जो बाहर हमारा रह जाएगा। ठीक है, तो वन आर्टिकल विल बी लेफ्ट विदाउट ए बॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंस क्लास। तो चीज़ें यहाँ पर भी वही है, ठीक है, बस वही लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। ये कह रहा है कि भाई एक्स आपके पास एक इंटीजर है, तो हमें उस एक्स की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम। अब इसको लिखने का तरीका क्या रहता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स एंड ए इज बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, या फिर आप सिंपली ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स मॉड एम, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी चीज़ वही है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉड, या फिर आपसे सिंपली ऐसे कहेगा कि भाई आपको थ्री की कॉन्ग्रुएंट वैल्यू निकालनी है और मॉड ऑफ टू के हिसाब से, इस तरह से भी लिख सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है अब यहाँ पर, थ्री की कांग्रेस क्लास निकालनी है मॉड टू के लिए, यानी आपको ये कह रहा है कि भाई थ्री इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड टू, ये फाइंड करना है। यानी थ्री के कॉन्ग्रुएंट कौन कौन सी वैल्यू ऐसी होंगी जिनसे अगर आप टू से डिवाइड करो अगर उन नंबर को, थ्री को या उन नंबर्स को, तो रिमाइंडर आपके पास सेम आ जाए। ठीक है, अब इसमें मोस्टली वाला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आता है। जैसे अभी यहाँ वाला, ये वाला क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था क्वेश्चन, जिसमें एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, ये वाला क्वेश्चन इसकी तरह आप कर सकते हो अगर आपको डिटेल में करना। ठीक है, वहां पर मैंने ए लिख दिया, यहाँ पर एक्स लिखा है, बस इतना फर्क है। अगर आप इसको सीधा इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा एमसीक्यू में आता है, तो आपको इसमें क्या करना है, ठीक है, आपको सीधा तरीका बताता हूँ। आपको यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर थ्री ले रखी है, थ्री आपको लिखना है अपने आंसर में, थ्री लिखना है। ठीक है, फिर कॉमा लगाना है, जो मोड के साथ जो नंबर आपको दे रखा है वो इसमें ऐड कर दे, थ्री और टू फाइव, फाइव और टू सेवन, सेवन और टू नाइन। कम कर सकना, करना चाहते हो कम कर दो। ठीक है, थ्री में से टू माइनस करेंगे, थ्री में से टू माइनस करेंगे वन, वन में से टू माइनस करेंगे माइनस वन, ठीक है, माइनस थ्री। इस तरह से आप बहुत सारे नंबर निकाल सकते हो, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। दूसरा तरीका इसका लिखने का क्या रहता है कि आप पहले जो नंबर थ्री है वो थ्री लिखो, उसके बाद आप क्या करो, आपको पता है कि भाई मेरे को यहाँ पर टू ऐड करना है, जो भी मॉड के साथ नंबर होगा ना वो ऐड करना है, और वही नंबर आपने देखो यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है, इधर आपने प्लस टू किया है, इधर आपने माइनस टू किया है। तो आप क्या करोगे, थ्री प्लस माइनस टू,
तो ये दोनों नंबर आपने लिख दिए एक तरह से। यहाँ पर आप देखोगे तो आपने 4 ऐड किया है, यहाँ पर देखोगे तो 4 आपने माइनस किया है। तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस 4, 3 प्लस माइनस 6। इस तरह से करते करते आप ऐसे भी अपने आंसर को लिख सकते हो। तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। कई बार एमसीक्यू में ऐसे आंसर दिया हो सकता है या ऐसे आंसर दिया हो सकता है। तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए कि ऐसे आपको यूज करना है। यहाँ पर कहता है फाइंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 30। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं आपको, जो कि 30 से छोटे होंगे। इक्विवेलेंस क्लास बनानी है आपको 5 4 मॉड 7, यानी आपको 5 मॉड 7 की इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर लिखना है 5। 5 में 7 ऐड कर दो, 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26। बस काम खत्म। ठीक है, बस काम खत्म। यहाँ कह रहा है कि फाइंड द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 4 मॉड 7। यहाँ पर आप ये पॉजिटिव नंबर की ऐसे कुछ बात नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे लिखने 4 मॉड 7, 4 मॉड 7। तो आप इसको लिखेंगे 4, फिर 7 ऐड करना है तो 4 प्लस माइनस 7, फिर 7 और ऐड कर दो 4 प्लस माइनस 14, फिर 7 और ऐड कर दो 4 प्लस माइनस 21। इस तरीके से। उसके बाद आता है इसमें आपके पास एडिशन मोडुलो, सब्ट्रैक्शन मोडुलो और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो। इसके ऊपर बेस्ड इस बार सीबीएसई 2026 में एक क्वेश्चन आया। ठीक है, और बहुत सारे टीचर्स तो ये आपको कराते ही नहीं है। एडिशन मोडुलो सब्ट्रैक्शन मोडुलो ये कराते ही नहीं है। ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देन एडिशन मोडुलो एम इज डिनोटेड एज दिस। एडिशन मोडुलो को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, अगर वर्ड्स में नहीं लिखा तो ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, नोटेशन में पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अब इसमें करना क्या है आपको, जब अगर आप ए और बी का एडिशन मोडुलो निकालते हो तो सिंपल आपको क्या करना है, ए और बी दोनों को प्लस कर देना है और प्लस करके उसका मोड एम निकालना है। अब यहाँ पर आपको दो कंडीशन दे रहे हैं, कंडीशन याद होती है वेल एंड गुड, नहीं याद होती तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि भाई ए प्लस बी की वैल्यू अगर एम से बड़ी आती है या उसके बराबर आती है तो आप प्रॉपरली उसका मोड निकाल के सॉल्व करो। लेकिन अगर ए प्लस बी की वैल्यू एम से छोटी आती है तो वही उसका आंसर हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर वैल्यू ऑलरेडी छोटी हो गई एम से तो आप उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर आप सब्ट्रैक्शन मॉडुलो या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो को देखोगे, सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, भाई ए माइनस बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम आ जाए तो आप दोनों का डिफरेंस करके उसका मोड एम निकाल दो। अगर यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई लेस देन एम आ जाए तो वही आंसर है। मल्टीप्लाई में वही बात कर रहा है कि भाई ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो वो एम से बड़ा आ जाए या बराबर आ जाए तो उनका मल्टीप्लाई करके मोड एम निकाल दो, और छोटा आ जाए तो वही की वही वैल्यू आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब इन तीनों प्रॉपर्टी को क्वेश्चन की हेल्प से वो समझ लेते हैं। मेरा फाइंड एडिशन मॉडुलो 8 इफ ए एंड बी आर 3 एंड 11। तो ये आपसे 3 और 11 का एडिशन मॉडुलो पूछ रहा है 8 से। तो आप क्या करो, इसको लिखो 3 प्लस 11 मॉड 8। तो 3 प्लस 11 कितना हो गया 14, 14 मॉड 8। 14 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, यहाँ पर आपसे सब्ट्रैक्शन मॉडुलो बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर इसने वर्ड्स में दे दिया एडिशन मॉडुलो, यहाँ पर आपसे वर्ड्स में नहीं दे रहा, सीधा कहता है फाइंड दिस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 17 और 13 का सब्ट्रैक्शन मॉडुलो निकालना है। तो क्या करना है आपको, 17 माइनस 13 मॉड 3। 17 में से 13 माइनस करेंगे आ जाएगा 4, और 4 को अगर आप डिवाइड करते हो 3 से तो आंसर आ जाएगा 1। अप्लाई मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स 5 एंड 3 फॉर मॉडुलो 25। यानी 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो आपको बताना है 25 से। तो 5 3 जब 15 होता है। अब क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इससे ऑलरेडी छोटा है तो आप यहाँ पर ये वाला पोर्शन करो या मत करो, यही आपका आंसर है। अगर आपने कर भी दिया जैसे 15 मॉड 25, अब 15 तो इससे छोटा होता ही है तो इसका आंसर 15 अपने आप आ जाएगा। तो दोनों अलग अलग याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो जाए तो भी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं।
ठीक है, बड़े आराम से आप ये कर सकते हो। आई थिंक यही क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया हमारा टॉपिक है सारा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। हर तरह का क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको करवाया, बस आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि ये बिल्कुल कंक्रीट आपका, इसमें एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल।